हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो आइए इसको देखते हैं क्या है। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये होती क्या बच्चों, पहले इसको समझिए। कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसको हम अनंत से, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे, तो इसको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझिए इसकी परिभाषा क्या होगी। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसमें लिखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात यहां बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आइए इसके सूत्र के बारे में विचार करते हैं, कैसे इसका सूत्र आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र ना बना करके मानक मान लेंगे, माना एक वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेश से मिलकर बना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके बीच की दूरी 2l मानी जाती है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं यहां पर क्षेत्र में, यहां मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ये यहां वैद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं ला रहा हूं। अगर ना समझ में आ रहा हो, चलिए हम मान लेते हैं, ऐसे इस तरह मान लेते हैं। चलिए ठीक, ये हम वैद्युत क्षेत्र मान लिए। इस वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को मैं ला रहा हूं। यहां बिंदु O होता है, बीच की दूरी 2l होती है। तो सोचिए कि अभी ये अनंत पर है। कहां पर है ये? अनंत। ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये अभी अनंत पर है। यहां वैद्युत क्षेत्र में इसको मैं ले आऊंगा। कहां से? ऐसे करते हुए, जैसे देखिए यहां समझिए, ये द्विध्रुव है, इसको मैं उठाकर यहां ले आया, फिर यहां ले आया, ऐसे ही खिसकाते ले आएंगे। तो मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव अनंत से चल करके यहां पर आ गया, इस वैद्युत क्षेत्र में, इस क्षेत्र पर आ गया। तो मानते हैं क्षेत्र में है यहां पर बिंदु A, यहां है बिंदु B, ऐसी पर यह वैद्युत द्विध्रुव आ चुका है। ऐसे
अब बीच की दूरी जैसा कि आप जानते हैं 2l माना जाता है, तो 2l मानेंगे। अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं ऐसे यहां से अनंत से खिसकाते हुए मैं यहां लाया हूं, अनंत से खिसकाते हुए मैं यहां तक ले आया हूं। तो जब यहां पर आ गया तो देखिए ये -q वाला तो यहां आ जाएगा, ध्यान समझिए, ये -q तो यहां आ जाएगा और ये +q यहां आ जाएगा। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव उठ करके आएगा यहां पर। तो यहां पर कार्य क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि ये अगर मतलब बिंदु B को हम लें, ध्यान समझिएगा, बिंदु B को अगर लें तो अगर ये -q यहां पर आएगा तो कितना बल लगेगा, -q आवेश। जैसे कोई भी आवेश हो अगर वैद्युत क्षेत्र में जाता है या स्थिर रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। तो F बराबर Q इंटू ई, तो इस पर लगेगा प्लस पर, देखिए प्लस आवेश अगर ले आए तो भी यहां बल लगेगा क्या, Q इंटू ई। अगर ये माइनस आएगा तो यहां क्या लगेगा, -q इंटू ई। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, देख लीजिए Q इंटू ई, Q इंटू ई परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा इसकी क्या है, विपरीत है। प्रकृति इनकी क्या है, विपरीत है। जैसे अगर सोचिए पहले थोड़ी देर के लिए, ये है बी बिंदु है, ये -q जब इस पर आएगा, इस बिंदु पर जब आएगा यहां पर, तो जो बल लगेगा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, प्लस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, प्लस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है ये बल। जब ये इसमें अगर ये आवेश आएगा तो इस पर एक बल लगेगा, क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र E मानते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो जब ये -q आवेश इस पर आएगा तो ये प्लस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है क्षेत्र, तो प्लस और माइनस से क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अर्थात ये -q प्लस q पर क्या होगा, प्लस q जब यहां आएगा तो प्लस प्लस ये दोनों क्या होंगे, प्रतिकर्षण। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ऐसे, अब प्लस q आवेश को मैं ला रहा हूं ऐसे, क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इसको मैं इधर ला रहा हूं। और आप जानते हैं कि प्लस प्लस ये क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो इस प्लस पे जो बल लगेगा इस बिंदु पर, प्लस q को जब मैं बिंदु B पर लाऊंगा इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा होगी इधर, और जब -q अगर आएगा तो -q पर जो बल लगेगा उसकी दिशा होगी इधर। तो ये प्लस q आवेश के कारण जो उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र, ये -q को स्वतः अपनी ओर खींचेगा, अपने आप खींचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये अपनी ओर खींचेगा। लेकिन प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करता है, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, लेकिन मुझको इस बल के विरुद्ध कार्य करना है, इसको मैं खींच के ले जाऊंगा इधर। अर्थात अगर देखा जाए तो बिंदु B पर जैसे ही द्विध्रुव को मैं यहां पे लाता हूं तो -q और +q पे जो बल लगेंगे यहां पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी बल यहां पे शून्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए -q पर जो बल लगा वो -qe है, +q पर जो बल लगेगा वो qe है, दोनों परिमाण में बराबर हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बच्चों, माना, यहां इसे लिखना पड़ेगा, माना एक द्विध्रुव जो -q व +q आवेश से बना है, इसे अनंत से क्षेत्र में A B तक लाया जाता है। तब देखिए ए बी पर लाया गया है, ए बी तक लाया गया है, तब बिंदु बी पर परिणामी बल, बिंदु बी पर परिणामी बल शून्य होगा। क्यों होगा बच्चों, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। -q यहां पर आएगा तो -qe बल होगा, +q आएगा तो +qe होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ परिणामी बल शून्य हो जाएगा। अब सोचिए, ये जब द्विध्रुव बिंदु बी पर आया तो यहाँ पर परिणामी बल शून्य है। अब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। जब बल ही शून्य है, जब बल ही शून्य है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे होगा तब बी पर नेट कार्य, तब बी पर कार्य का मान क्या होगा, कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो फिर कार्य कहां किया गया, देखिए जब इसको मैं इस तरह से ऐसे उठा के ले आया, यहां रख दिया बिंदु बी पर। अब देखिए बिंदु बी पर तो प्लस क्यू आवेश है, लेकिन ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला आवेश यहां से यहां तक आ गया। ये माइनस, यहां प्लस क्यू तो रहेगा ही, ये माइनस क्यू यहां आ गया। अर्थात देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश पर बल बाहर क्यों लग रहा है, इसके विरुद्ध मैं यहां तक ले आया हूं। अब माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है तो स्वतः खींच रहा है इसको अपनी ओर, स्वतः अपने आप खींच रहा है। अर्थात द्विध्रुव पर नेट कार्य, प्राप्त कार्य कह सकते हैं। यहां पर कार्य किया नहीं जा रहा है, कार्य बल्कि प्राप्त हो रहा है। द्विध्रुव को मैं ला रहा हूं तो प्लस क्यू यहां आया, माइनस क्यू यहां आया, नेट बल यहां पे शून्य हो गया। लेकिन माइनस क्यू जो है वो 2l दूरी एक्स्ट्रा चलता है। जैसे प्लस क्यू है तो केवल यहीं तक आया। अब माइनस क्यू कहां था, माइनस क्यू ऐसे चलते चलते यहां तक आया। तो ये बीच की दूरी क्या है, 2l है ना। तो माइनस क्यू द्वारा कितनी दूरी चली गई, 2l दूरी चली गई। तो इस पर तो कार्य किया गया। तो यहां लिखेंगे क्या कहते हैं, माइनस क्यू आवेश जो है 2l दूरी अतिरिक्त चलता है। तो द्विध्रुव पर नेट कार्य, यहां लिखेंगे द्विध्रुव पर नेट कार्य या किया नेट कार्य जो प्राप्त हुआ है नेट कार्य कौन सा, जो प्राप्त हुआ है, मतलब ये कार्य स्वतः है। माइनस क्यू स्वतः अपने आप आ रहा है खींच करके, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये प्लस क्यू के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात माइनस क्यू खुद ही चला आ रहा है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो किया गया कार्य न हो करके क्या कहा जाएगा, प्राप्त कार्य कहा जाएगा, प्राप्त कार्य। तो किया प्राप्त कार्य क्या होगा, प्राप्त कार्य क्या होगा, W बराबर कार्य बराबर क्या होगा, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो बल क्या है बच्चों, बल तो लगा माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है। माइनस क्यू पर क्या लगेगा बल, F बराबर पढ़े हो आप लोग भाई, F बराबर क्यू इंटू ई पढ़े हो। अब माइनस है इसलिए हम माइनस लगा दो, तो यही का बल है। बल अब गुणित बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात माइनस क्यू द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, ये कहना पड़ेगा बच्चों। तो यहां क्या आ जाएगा, W बराबर देखिए माइनस क्यू इंटू ई, और अतिरिक्त दूरी कितना है, यहां से यहां तक 2l है, इसको लगा दीजिए 2l। अब देखिए इसको माइनस को यहीं रहने दीजिए, ई यहां ले लीजिए, और इसको लिख दीजिए q इंटू 2l। अच्छा q इंटू 2l बराबर हम जानते हैं क्या होता है, p होता है। q इंटू 2l बराबर p, इसलिए यहां हो जाएगा -pe, ये हो गया मार्कर, क्या हो रहा है, तो ये आ गया -pe। अच्छा एक बात और है बच्चों, देखिए यहां पे ये जो बल आया है, सॉरी जो कार्य आया है, ये कार्य कब के लिए है, जब द्विध्रुव साम्य अवस्था में होता है। अर्थात जैसे कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसी तरफ से ऐसे वैद्युत द्विध्रुव भी लाया गया है, अर्थात क्षेत्र की दिशा से थीटा जीरो कोण पर लाया गया है, अर्थात समांतर भी कह सकते हैं, क्षेत्र के समांतर आया है। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था के लिए, साम्य स्थिति के लिए। साम्य उसको कहा जाता है
जब क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में ही रखा गया हो। देखिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिशा ये है ऐसे, और द्विध्रुव भी ऐसे रखा गया है, इसी तरह से लाया गया है ऐसे। क्षेत्र की दिशा से कोण नहीं बना है, क्षेत्र की दिशा से कोई कोण नहीं बना है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे साम्य अवस्था। इसको क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। तो यहां लिखेंगे बहुत सरल है बच्चों, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए आ जाएगा तुरंत। देखिए यहां पर W बराबर P इंटू ई, जैसा कि आप लोग परिभाषा में क्या पढ़े हो, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु होना चाहिए, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब कार्य तो आ गया है, लेकिन ये कार्य क्या है, ये कार्य साम्य अवस्था के लिए है। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर लाया गया, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर लाया गया तब ये कार्य है। तो यहां लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था के लिए साम्य अवस्था के लिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अब साम्य अवस्था है तो यहां हम 0 लगा देंगे, साम्य अवस्था है तो यहां क्या लगा देंगे 0, U 0 बराबर यही जो कार्य किया गया ये कार्य, तो क्या आ जाएगा U 0 बराबर कार्य क्या होगा बच्चों, यहां पर W का मान रख दीजिए माइनस PE। ये कौन सी अवस्था के लिए है, साम्य अवस्था के लिए ऐसे। अच्छा अगर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये तो साम्य अवस्था के लिए मैंने इसको ले आया यहां पर ले आया, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, ऐसे अगर घुमा दूं तब क्या होगा कार्य, थीटा कोण घुमाने पर, जैसे द्विध्रुव को मैं अभी तो ऐसे ले आया था, डायरेक्ट ऐसे आ गया, क्षेत्र की दिशा के समांतर ले आया हूं। अब यहां पर अगर मैं इसको घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं तो कार्य क्या होगा, तो पहले जो ले आया था वो कार्य, अब फिर घुमाने में किया गया कार्य, तब तो टोटल कार्य निकलेगा। यहां तक लाने में किया गया कार्य, अब फिर घुमाने में किया गया कार्य, दोनों का योग होगा। तो यहां लिखेंगे यदि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाए, क्षेत्र से या थीटा कोण घुमाया जाए तो थीटा कोण पर लाया जाए तब किया गया कार्य क्या होगा। यहां लिखेंगे, कहां लिख दूं, इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह की कमी है यहां लिख दे रहा हूं, इसके बाद ये पार्ट कर, जब द्विध्रुव को थीटा कोण पर लाया जाए या घुमाया जाए, तब कार्य क्या होगा, जब द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो उसके लिए क्या पढ़े हो आप, उसके लिए आप पढ़े हो कार्य बराबर क्या पढ़े हो, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। यहां लाया जाए मत लिखिए, घुमाया जाए लिखिए, घुमाया जाए तब किया गया कार्य, ये होगा, तब किया गया कार्य ये होगा। अच्छा इस इतना कार्य किए जाने में, ये कार्य किए जाने में ऊर्जा क्या होगी, जैसे यहां पर U 0 है तो यहां पर देखो कार्य तो ये भी है, तब अगर ऊर्जा के रूप में लिखे क्या लिखेंगे, U थीटा लिखेंगे। जैसे यहाँ 0 साम्य अवस्था 0, क्योंकि 0 अंश का कोण बना के आया था, अब यहाँ कितना है, थीटा कोण घुमाया जा रहा है, थीटा कोण पे लिखेंगे क्या आ जाएगा, तो U थीटा बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव जब ले आए थे तो 0 अंश के कोण पर आया था, तो यहाँ हमने U 0 लिख दिया ऊर्जा का मान,
और यहाँ पर क्या है, थीटा को घुमाया गया है, तो कार्य ही तो है ना, तो कार्य है, तो यहाँ u थीटा मान लिए। अर्थात यहाँ लिखेंगे अतः द्विध्रुव को थीटा कोण पर क्षेत्र से थीटा कोण पर लाने में कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा को हम U दर्शाएंगे। U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर होगा, अब देखिए जैसे कि या तो मैं थीटा कोण पर इसको ले आऊं या तो सीधा ले आकर घुमा दूं, एक ही बात तो है। या तो थीटा कोण पर ऐसे मैं ले आऊं इसको, या तो फिर सीधे ले आकर यहां घुमा दूं इसको, तो कार्य क्या हो, तब ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोनों की ऊर्जा जुड़ जाएगी, ये वाली और ये वाली। अर्थात यहां आप लिखेंगे u0 प्लस u थीटा, ऐसे u0 प्लस u थीटा, तो ये क्या होगा, ये पूरा ऊर्जा आ गई, वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा। अब यहां पर क्या करना है, मान रखना है, बस हो गया। इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा मिटाएंगे तब फिर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां से। इतने में तो हम करा देंगे यहाँ पर, देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, u0 का मान क्या है, माइनस पीई प्लस u थीटा का मान क्या है, u थीटा का मान पीई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे। अब देख लीजिए क्या आएगा, कोष्टक खोल दीजिए, पीई प्लस पीई, यहाँ आएगा माइनस पीई कॉस थीटा, या पीई प्लस में है, ये पीई माइनस में, तो कट गया, तो u बराबर क्या मिल गया बच्चों, पीई कॉस थीटा। इस प्रकार से ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यहां से हमको क्या मिलता है, देखिए जो चीज सूत्र आया सही है गलत, अगर इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 0 अंश के कोण पर अगर ले आए तो यहां 0 रख देंगे, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 रख देंगे तो पीई ये वाला निकल कर आ गया। कब, जब 0 अंश में लाएंगे तब। अगर द्विध्रुव को क्षेत्र में अगर मैं ऐसे ले आऊं लंबवत 90 अंश के कोण पर अगर ले आऊं तब क्या होगा, देखिए, तो यहां आप 90 रखिए, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, जब इसको मैं लंबवत ले आऊंगा तो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाले बल लगेगा माइनस वाले बल लगेगा, दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, तो परिणामी बल क्या आएगा, शून्य। जब परिणामी बल शून्य है तो किया गया कार्य क्या है, शून्य। और जब कार्य ही शून्य है तो फिर ऊर्जा का मान तो शून्य हो ही जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, यहां से तर्क वितर्क आप लोग स्वयं कर सकते हो, आप लोग सूत्र में ही। अब यहां चेंज करते जाएंगे थीटा का मान, उसी हिसाब से ऊर्जा का मान बदलता जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से कुछ समझ लिए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा दुविधा हो तो बच्चों इसको फिर से देख लीजिएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी मन लगा के पढ़िए, क्यों, कभी ये शुरुआत है बच्चों। अब इसके बाद जब हम अगली वीडियो मिलेंगे आप लोगों को सामने लेकर आएंगे हम वैद्युत विभव वाला अध्याय था ये सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लेकर के आएंगे। अब आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल करा देंगे, बाकी ये पाठ आपका यहीं से समाप्त होता है, ये पाठ यहां से समाप्त होता है। अध्याय 2 चैप्टर 2 आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल है,
न्यूमेरिकल भी मैं एक दो वीडियो पूरा इसका फाइनल करवा दूंगा, हल करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आराम से धीरे 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 पढ़ते चलिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, और कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो बच्चों आप लोग उन्हीं कुछ जनों में से सिद्ध हो जाइए, उन्हीं कुछ जनों में से आप भी एक जन हो जाइए। पढ़ने के लिए तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप धीरे 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 मजबूती से पढ़िए। बहुत स्पीड दौड़ लगाने से बहुत तेज दौड़ने वाला इंसान जल्दी ही थक जाता है। बहुत तेज उड़ान अगर जो पक्षी भरता है तो बहुत जल्दी ही थक कर वो नीचे आ जाता है, लेकिन जो धीरे 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 उड़ान भरता है वो काफी ऊंचाई तक जाता है। तो इतना कीजिए आप लोग, अस्थाई से स्लो मोशन में ही पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए मजबूती से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो मिलेंगे बच्चों।